हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई वगैरह मस्त चल रही है। नहीं चल रही है तो अभी स्पीड अप करो और जल्दी जल्दी सब खत्म करो, रिवीजन पर आ जाओ। तो आज भी अपन रिवाइज करेंगे चैप्टर 9। आपकी स्टडी मैट में भी चैप्टर 9 है और मेरे नोट्स में भी चैप्टर 9 है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है सर? ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सर सुनो, इधर आओ। सर इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स दो टाइप के होते हैं। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर एश्योरेंस इंगेजमेंट, एक होता है नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। एश्योरेंस इंगेजमेंट में अपन एश्योरेंस देते हैं कि रीजनेबली ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल ऑडिट, तो जब अपन ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू है, उसमें भी कुछ एश्योरेंस जाता है, अदर्स में भी कुछ है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा बस मोटा मोटा एक ही बात समझाने का, आपको सिंपल सा बात समझाना है। कुछ एश्योरेंस इंगेजमेंट होते हैं, कुछ नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट होते हैं। एश्योरेंस मतलब अपन आश्वासन दे रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, ठीक है। तो अपन ने उसमें अपना एश्योरेंस दिया, अपन ने वैसी रिपोर्टिंग की। बट अब नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग एश्योरेंस देंगे ही नहीं। नो एश्योरेंस, इनको क्या बोलते हैं? नो एश्योरेंस वाले इंगेजमेंट। अभी इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के दो एसआरएस है, 4400, 4400 और 4410, जो अपन डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 4400 में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, 4410 में कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। 4400 में एग्रीड अपॉन वाले हैं और 4410 में कंपाइलेशन वाले। आ जाओ चैप्टर पे, अब आओ, ठीक है। रिलेटेड सर्विस, अभी रिलेटेड सर्विस पे स्टैंडर्ड बनाना है तो क्या नाम रखेंगे? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड स्टैंडर्ड, इसके आगे स्टैंडर्ड लगा देंगे तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस बन गया, एसआरएस बन गया, ठीक है। उसके बाद में आप अगर देखोगे एसआरएस में क्या है, 4400 किसका है? 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का है। तो इंगेज वो वाले इंगेजमेंट जिसमें हम कहते हैं टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिंपल। और 4410 है कंपाइलेशन इंगेजमेंट का, ठीक है गाइस। अब सुनो, पहले एक बात, अभी कुछ ऐसी चीजें बताओ, ऐसा एग्जांपल दो जो ऐसे एंगेजमेंट्स बताओ जो मीट नहीं करते डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें अपन एश्योरेंस नहीं देते। तो उसका एग्जांपल अपने को अच्छे से पता है सर। सर हमने टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन की है, अगर हमने कोई टैक्स रिटर्न बनाई है, उसको प्रिपेयर करके सबमिट की है, तो अपने को क्या एश्योरेंस गया क्या? इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दिया। अपन ने उनका डेटा लिया, उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन ली, और अपन ने अपने जो भी प्रोविजन है, लॉज है, उसके हिसाब से अपन ने रिटर्न बना दी। अब सुनो, कंसल्टिंग वाला काम है, एडवाइजरी वाला काम है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या टैक्स कंसल्टेंसी, अपन को क्या, अपन फैक्ट्स बता दे कि सर आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ये आप अपनी एडवाइस दे रहे हो, उसमें आप एश्योरेंस नहीं दे रहे कि सर ऐसा करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं दे। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट इसीलिए इनको बोलते हैं, इसमें कि हम लोग अपना एश्योरेंस नहीं देते। इट्स लाइक अ ब्लड रिपोर्ट, हेमोग्लोबिन आपका 10 आया तो 10 दिखा देंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। जो रिपोर्ट है, मतलब जो फैक्चुअल फाइंडिंग है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी इन्होंने कहा इंगेजमेंट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विस। स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विस के दो इंगेजमेंट अभी तो पढ़े सर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट और कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो अदर इंफॉर्मेशन है, तो वो ये दोनों का नाम बताया और कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये हो गए वो इंगेजमेंट जिसमें इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट, ये वो वाले इंगेजमेंट हो गए। सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, जैसा है वैसा आप अपन उनकी ऑडिट नहीं करेंगे, इसमें ऑडिट नहीं करते, ठीक है। इसमें अपन वो चेक करेंगे और बता देंगे क्या जो फैक्ट्स आए ना, फैक्चुअल फाइंडिंग्स, वो उनको रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग बोलते हैं। अब सर ये कैसे करते? ये दो लोग बैठ के अपन क्या करेंगे, अब मैनेजमेंट बैठेगा और जो बंदा करेगा, ऑडिटर बैठेगा, तो वो क्या करेंगे, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, और वो किस पे करेगा? जो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने डिसाइड किया है, वो सब्जेक्ट मैटर चाहे कोई अकाउंट हो, स्पेसिफाइड एलिमेंट्स हो, या कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आओ एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये के.एस. राव एंड को फर्म है, सीए फर्म है, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट किसके ऊपर? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स इन्होंने एग्री किया। देखो, एक है के.एस. राव एंड को, एक है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन दोनों ने एग्री किया और एक अपना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से एक काम किया। वो काम क्या था सर? इन्होंने क्या किया है, इनको काम दिया सर। एक बार देखो, एक पहला काम कि इन्होंने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे ये 3 काम इन्होंने डिसाइड किए। क्या काम किए सर? एक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ो, रीड दी कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिफाई करो दी कैटेगरी ऑफ एसेट्स, ठीक है। उसके बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वेरीफाई करो, ठीक है। और जो अमाउंट स्पेंड हुआ है, जो ग्रीन इस पे ये इन्होंने जो ग्रीन ये हो ना, इधर आओ, ये वाला जो ग्रीन फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी अमाउंट स्पेंड हुआ है उसको आप देखो, वो जो अमाउंट बुक में दिख रहा है, जो बुक्स में दिख रहा है वो वाला अमाउंट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ऑडिटेड वाला अमाउंट, वो अमाउंट एग्री कर रहा है कि नहीं।
ये इन्होंने बैठ के डिसाइड किया एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पर कि ये एक्सपेंस जो स्पेंड हुआ है वो जो हमारे बुक्स में दिखा रहा है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है वो एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्होंने ये करके अब इन्होंने रिपोर्ट दे दी, इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि हाँ सर वो एग्री कर रहा है, सिंपल। तो ये है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। उन्होंने बस एक आइटम दिया, आप अगर देखो तो एक एक्सपेंस का हेड दिया और उसको उन्होंने उसको डीप डाउन करके उस पर रिपोर्ट करने को बोला, सिंपल। और बाकी इसके बाद में ऊपर आ जाओ। अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का एग्जांपल देखो सर, इसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं किसी इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा पे। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल पे कर लिया, अकाउंट रिसीवेबल पे कर दिया, परचेज पे कर दिया, सेल्स पे कर लिया, या कोई भी प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट, कोई भी प्रॉफिट वाला पार्ट है किसी भी सेगमेंट का वो कर लिया, बैलेंस शीट का कर लिया, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। एग्री अपॉन प्रोसीजर्स सिंपल में एक बात बताऊं, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग है, स्पेसिफाइड कर लेते हैं बैठ के दो लोग, ये वाला प्रोसीजर है, आप ऐसे प्रोसीजर्स करके हमको बता दो कि क्या आपका फैक्चुअल फाइंडिंग है, क्या आपको रिपोर्ट है। वो जो मैनेजमेंट जाता है उस हिसाब से वो लोग रिपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अब सुनो, अभी जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है रिलेटेड सर्विस, वो जरूरी है क्या कंपनी का ऑडिटर होना चाहिए? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है वही ऑडिटर होना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दूसरा ऑडिटर भी आके उससे भी आप ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वाले एग्रीमेंट में अपना काम करवा सकते हो, सिंपल। अब आओ SRS 4400, इसको याद रखना, देखो 4400, 4400, ये 4 ये 00, ये दोनों एग्री कर रहे हैं, 4 एग्रीज टू 4, 0 एग्रीज टू 0, तो ऐसा याद रखना, इनको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बोलते हैं। एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सिंपल है, जो मैंने हाईलाइट किया बस उसको देखो, आपको सब समझ में आएगा। देखो, कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑडिट नेचर, ऑडिट नहीं है पर काम तो ऑडिट नेचर का ही हो रहा है, जिसमें ऑडिट या एंटिटी या कोई अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी बैठ के एग्री करती है और फिर उस पर रिपोर्ट करती है फैक्चुअल फाइंडिंग्स। देखो, ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग प्रोवाइड करता है, और कोई भी एश्योरेंस देता नहीं है, नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय हिम इन द रिपोर्ट, ठीक है। और अब अगर कोई एश्योरेंस नहीं देता और रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट जो यूजर्स है ना, रिपोर्ट के यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट एसेस फॉर देमसेल्फ, वो खुद ही कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। अभी उन्होंने फैक्चुअल फाइंडिंग दे दी, जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो यूजर्स अपना खुद ड्रॉ करेंगे, उनको क्या उनके हिसाब से क्या गलत है क्या सही है, उस ऑडिटर को कोई मतलब नहीं। ऑडिटर ने बस जो फैक्चुअल फाइंडिंग है बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये एक्सपेंस जो था ग्रीन फाइनेंशियल वाला, ग्रीन फ्रेमवर्क वाले प्रोजेक्ट्स में, वो अगर उससे एग्री कर रहा है बुक से तो वो एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो बता देता नहीं एग्री कर रहा है, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। उसके बदले में आप मैनेजमेंट जाने, TCW जाने, उसका क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये रिपोर्ट सर सबको बांट दे क्या? भैया रिपोर्ट सबको क्यों बांट दे? रिपोर्ट तो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड किसके बीच में होगी? मैनेजमेंट। यार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले और जो फर्म ने ऑडिट किया, उनके दो के बीच का एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, ये तीसरे को क्यों दे दें? और तीसरे को क्या समझ में आएगा उससे? कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वो अगर उसको कुछ समझ में आया तो वो क्या कर सकता है? रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर लेगा। अब यहाँ देखो, रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज हु हैव अग्रीड अपॉन द प्रोसीजर्स एंड टू बी परफॉर्म एंड अनअवेयर ऑफ द रीजंस फॉर द प्रोसीजर्स। जिनको प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता है और रीजंस के बारे में नहीं पता है, तो वो क्या कर लेंगे? मिस इंटरप्रेट कर लेंगे रिजल्ट्स का, सिंपल सी बात है। गुड। अब आओ, ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में डिफरेंस बताओ। देखो आईसीएन, इनके पास एक ही पॉइंट है, देखो मैं बताता हूँ। एश्योरेंस, एक में एश्योरेंस देते, एक में एश्योरेंस नहीं मिलता, सिंपल। उसी एक पॉइंट को इन्होंने 3 तरीके से लिखने की कोशिश की। पहले तो कहा कि जो मेन डिफरेंस है भाई, जो मेन डिफरेंस है वो रिलेट करता है एश्योरेंस से। बहुत अच्छी बात सर, मेन डिफरेंस एश्योरेंस से रिलेट करता है, हम वही पढ़ रहे हैं 10 मिनट से। सुनो, ऑडिट में क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एश्योरेंस देते हैं। हाँ सर एश्योरेंस देते हैं, बट ये क्या है सर? ये रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग है, रिलेटेड सर्विस वाला, रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। और इसमें एश्योरेंस नहीं देते, नहीं देते, नो एश्योरेंस इज गिवन टू द यूजर्स। तो यूजर्स क्या करते हैं? अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स जो उसने रिपोर्ट किया, सिंपल। एक ही बात है। देखो, की डिफरेंस एश्योरेंस से रिलेट करता है। देखो पहली लाइन देखो, फिर से देखो, की डिफरेंस एश्योरेंस से रिलेट करता है। फिर ऑडिट को इन्होंने कह दिया कि ऑडिट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है और एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये तो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग है। और तीसरे पॉइंट में क्या, वही बात कि इसमें एश्योरेंस नहीं देते, नो एश्योरेंस इज गिवन टू द यूजर्स, और अपना कंक्लूजन वो लोग खुद ड्रॉ करते हैं, सिंपल। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या दिया है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। क्या एग्जांपल दिया? एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट में अगर इवेल्युएट करना हो वैलिडिटी ऑफ अकाउंट पेएबल्स, अकाउंट पेएबल्स की वैलिडिटी आपको इवेल्युएट करनी हो तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, ये 3 चीज आपको लिखिए। मैं 3 चीज आपको लिखा, इधर आओ मैं आपको कुछ समझाता हूं, सुनो। एक सप्लायर है, सप्लायर का नेम और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है? ट्रायल बैलेंस है अपने पास।
और तीसरा अपने पास क्या है, कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन है या फिर कोई स्टेटमेंट है जो उनसे अपन ने मंगाया, बैलेंस वाला स्टेटमेंट मंगा लिया, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, सप्लायर का नेम और आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास पड़ा है, बुक्स में पड़ा है, हम चेक कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस हमारे पास बना है, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये कंफर्मेशन, बैलेंस कंफर्मेशन हमारे पास है क्या कि सप्लायर के बैलेंस कितना है, नहीं है, तो ये हम लोग बैलेंस कंफर्मेशन को ऑब्टेन कर देंगे। तो इसके ऊपर लिख लो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। ऑब्टेन कर लेंगे कंफर्मेशन वाला स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, इसमें इन्होंने जो लिखा है, आप ऊपर जाकर देखेंगे अपन, पहले लिखा है इन्होंने कहा कि सप्लायर्स के जो नेम और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, वेरी सिंपल। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऑब्टेन करेंगे कंफर्मेशन, और जब कंफर्मेशन ऑब्टेन कर ली, बैलेंस स्टेटमेंट की कंफर्मेशन ऑब्टेन कर ली और ट्रायल बैलेंस हमारे पास अभी भी है, तो इनको भी कंपेयर कर लो ना, जो स्टेटमेंट आया तो ये भी कंपेरिजन और ये भी कंपेरिजन, ठीक है। कोई इतनी भारी चीज नहीं है, मैं ऐसे ये आपको सिंपल करने के लिए बताया। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, ये वैलिडिटी कैसे अकाउंट पेबल की चेक करेंगे। ये कह रहा है कंपैरिजन कर लो, हमने पढ़ा कंपैरिजन कर लो किसका, नेम ऑफ मेजर सप्लायर्स और अमाउंट का, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस है उससे कंपैरिजन कर लो, वेरी गुड, समझ में आया। दूसरा क्या बताया था मैंने, सप्लायर स्टेटमेंट अपने पास नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो मंगा लो, ऑब्टेन कर लो। तीसरा मैंने क्या बताया था, जो स्टेटमेंट मंगाया है उसको ट्रायल बैलेंस से कंपेयर कर लो, जो अमाउंट स्टेटमेंट में और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस से उससे कंपेयर कर लो, सिंपल। ये तीन ही पॉइंट बताए ना, इससे आपकी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पेएबल, सिंपल। इसमें आप ऐसे कर सकते हो। अब एक बात बताओ, आपने वो किया, ये तीनों फॉर एग्जांपल आपने कंपैरिजन किया, कुछ डिफरेंसेस आए, हमें क्या सर, हमें क्या, हम ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं, हम उनको बोल देंगे ये लो, ये आपके डिफरेंस, एंजॉय। देखो, एक्चुअल फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड एज सच विदाउट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। जैसा आया, मैंने आपको पहले बोला था, हेमोग्लोबिन 10 आया तो 10 रिपोर्ट सर, अब आप जानो, जियो मरो जो है आप अपना देखो, सिंपल। उसके बाद में आप देखो, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में कुछ प्रिंसिपल्स है। देखो अब इनका जो जनरल प्रिंसिपल होता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, प्रोफेशनल कंडक्ट से, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है। एक बात बताओ मेरे को, अपन यहाँ एश्योरेंस दे रहे क्या, नहीं दे रहे, तो एश्योरेंस अगर हम लोग नहीं दे रहे तो क्या हमें इंडिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाले एंगेजमेंट के लिए। बहुत अच्छे सर, यहाँ इंडिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात बताओ सर, अब इसका अगर ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में जो दो है पार्टी, फॉर एग्जांपल ऑडिटर और मैनेजमेंट, बैठ के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डाल दे कि इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, तो कौन रोक सकता है। जब वो लोग एग्री कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा, तो हमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो, इन्होंने लिखा है, अगर टर्म्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट रिक्वायर करता है कि ऑडिटर कंप्लाई करे इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट से, तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे। व्हेन ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो वो स्टेटमेंट तो देगा ही देगा, जो फैक्चुअल फाइंडिंग के साथ एक स्टेटमेंट दे देगा कि भैया सुनो, ओ भैया सुनो, मैंने एंगेजमेंट किया है, मैंने रिपोर्टिंग की है, किस पे, फैक्चुअल फाइंडिंग में, पर मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, ये तो बताएगा, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत इजी आ रही है सारे। अब सुनो, डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। अब आप ये एंगेजमेंट लिया आपने, ये काम कर रहे हो रिलेटेड सर्विस का, जिसमें आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करके, फॉर एग्जांपल वही जो अपन ग्रीन फ्रेमवर्क वाले प्रोजेक्ट में अमाउंट बुक से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं होता, ये एक आपने प्रोसीजर करके डिसाइड किया। तो इसके मैटर्स में आपने जब ईएल बना रहे हो या जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें मैटर्स कौन से इंक्लूड होंगे, कौन से मैटर्स है जिन पे एग्री करेंगे वो लोग। तो यहाँ सुनो मेरी बात, इसकी एक मेमोरी टेक्निक है, आप इसको लिख लो। एक है नेचर, किसी का नेचर देख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे सर, नेचर देख के आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, नेचर देख के आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर देख के आइडेंटिफाई करेंगे सर, क्या करेंगे, नेचर देख के आइडेंटिफाई करेंगे, क्या सर, दो चीज, एक तो पर्पस आइडेंटिफाई करेंगे और एक उसकी लिमिटेशन। किसी इंसान को ले लो, अगर किसी इंसान का आप देखें, नेचर उसका देखें, तो उससे आपको दो चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी, एक तो इसका पर्पस, जीने का पर्पस क्या है, और एक इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, पर्पस लिमिटेशन। नेचर देख के हमें आइडेंटिफाई करनी है दो चीज, पर्पस या लिमिटेशन। नेचर देख के आइडेंटिफाई करनी है पर्पस या लिमिटेशन, सिंपल। नेचर देख के आइडेंटिफाई करनी है पर्पस या लिमिटेशन, याद रखना, नेचर 2 बार देखना है। तो सुनो, अब ऊपर देखो, ऊपर से चालू करेंगे एंगेजमेंट, तो नेचर ऑफ द एंगेजमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, एनटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स
या सॉरी एनटी किसका देखेंगे, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स का, जो अपन स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसका एनटी देखेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ऊपर किसका नेचर देखें, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, मेन जो एंगेजमेंट है उसका देखो, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट द प्रोसीजर्स विल नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑडिट और ए रिव्यू। देखो ये फैक्ट भी डालेंगे, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट देखेंगे इंक्लूडिंग अ फैक्ट, फैक्ट किस चीज का, ये ना ही ऑडिट है और ना ही रिव्यू है, और इसी के हिसाब से कोई एश्योरेंस की भी उम्मीद मत रखना, नो एश्योरेंस, ठीक है। नेचर ऑफ द एंगेजमेंट हो गया, एक हो गया एनटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे पर्पस, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, सॉरी आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर देखा अपन ने, अब दूसरा क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर देखे आइडेंटिफाई करेंगे। अब सुनो आइडेंटिफिकेशन किस चीज का करेंगे, इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी अप्लाइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल उस अपने जो एग्जांपल में लिए थे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उस पर क्या खर्चा था, जो अमाउंट स्पेंड किया, एक्सपेंडिचर किया, तो वही तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहला अपन ने पढ़ा नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स जो हम लोग परफॉर्म करेंगे, और तीसरा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसपे अपन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट पर्पस, स्टेटेड पर्पस बताओ, ये इस एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, उस एंगेजमेंट का पर्पस यही था ना कि एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है बुक से और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल से, वही करेंगे। और पांचवा लिमिटेशन, अब लिमिटेशन का पॉइंट सुनो, ये लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग। अब इधर आओ, मैं आपको एक चीज दिखा, ये अपन ने बनाया, ये किन किन ऑडिट, ये जो हुआ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला और के.एस. राव उनके बीच में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर था ना, सीएफएम, इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। अब ये रिपोर्ट पब्लिक कर दे, पब्लिक कर देगा, फाइन अपने एनुअल स्टेटमेंट में फाइल करेगा, नहीं, ये रिपोर्ट उन दोनों के लिए है, उन दोनों ने बनाई है, दोनों ने एग्री अपॉन प्रोसीजर से, उन दोनों के लिए, इससे आप किसी भी यूजर्स के लिए नहीं है, ये उन दोनों के लिए। अगर उसके अलावा कोई भी इस रिपोर्ट को रेफर करेगा तो ना ऑडिटर जिसने ये काम किया एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ना उसकी जिम्मेदारी, ना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उस पर रिलाई करने की उसको कोई जरूरत नहीं। अब सुनो, अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ो आप, ये एग्जांपल के लिए मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आवर रिपोर्ट इज सोली इशूड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी ने हमें रिक्वेस्ट की और पैसे दिए, खाली रिक्वेस्ट पे तो काम किया नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये रिपोर्ट इशू कर दी, ठीक है। और इस रिपोर्ट को नहीं यूज करना है फॉर द पर्पस, अदर पर्पस, किसी और अदर पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टीज, किसी दूसरे पार्टीज को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये हमारा अपना मामला है। मतलब ये हम दोनों ने अपना एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इन्होंने चेक किया, ये हम दोनों का अपना सेटिस्फाई हो गया, हमने जो रिपोर्ट थी फैक्चुअल फाइंडिंग की बता दी कि एग्री करता है, बात खत्म, काम खत्म। अब उसके अलावा इस पे डीप डाउन नहीं जाना, सर अभी ये वो रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है, कि उस पे एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट इसीलिए तो पढ़ रहे, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पे लिमिटेशन है, सबको नहीं बताएंगे, मतलब जो पार्टीज एंगेज है उनको भी बताएंगे। अगर कोई लिमिटेशन, व्हेन सच लिमिटेशन वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी लिमिटेशन, व्हेन सच लिमिटेशन कॉन्फ्लिक्ट किससे, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट, बात खत्म। अब 5 पॉइंट है जो इसमें मैटर्स पढ़े थे, जो ई इंगेजमेंट वाले लेटर में हम लोग जो डिसाइड करेंगे, एक तो था नेचर, नेचर वाला हो गया, फिर दूसरा भी था नेचर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। उसके बाद में अपन ने आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जो वहां पे अपन ने एक्सपेंस चेक की थी वो, और पर्पस, जो स्टेटेड पर्पस क्या है इसका, कि एग्री करता है कि नहीं करता है, और लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट, ये लिमिटेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेशन किस पे, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको नहीं जाती, रिस्ट्रिक्शन है, सिंपल सी बात है। आ जाओ सर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करते समय कौन से प्रोसीजर से हम लोग चेक करेंगे, एक बात बताओ, प्रोसीजर्स क्या हो गए। अभी ऑडिट में अपन ने ऐसे 500 में पढ़ेंगे, सर इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे ना, रिपोर्ट तो दे रहे हैं, एश्योरेंस नहीं दे रहे, तो उसके लिए आप चेक तो करोगे, इंक्वायरी तो करोगे, एनालिसिस करोगे, रिकम्प्यूटेशन करोगे, और क्या करोगे, कंपैरिजन करके देखोगे, कुछ चेक करोगे, जैसे क्लेरिकल या एक्यूरेसी चेक से कंफर्मेशन मंगाओगे, ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ते हैं ना ऐसे 500 में, तो ऑब्टेन ऐसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाते हैं ना, तो ऑब्टेन करोगे कंफर्मेशन, ठीक है। तो इंक्वायरी, एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, इंस्पेक्शन, यही सब यहाँ पे करेंगे, सिंपल, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ रिपोर्टिंग में। अब सर रिपोर्ट करते, सर देखो इस पे ये क्वेश्चन भी है आपके स्टडीमेट में, तो इसको मैं सोचता हूँ कि याद ही कर लेते हैं, इसलिए आपको याद भी कराऊंगा रिपोर्ट क्या करेंगे। अब सुनो, रिपोर्टिंग में क्या है, पहले दो पॉइंट देखो, टाइटल, कि क्या कि टाइटल तो सब रिपोर्ट की जाती है, अपने को पता है, बेसिक है, ऐसे 700 में भी पढ़ता है टाइटल, ठीक है। उसके बाद एड्रेसी,
किसको, ये जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है वो टाइटल और एड्रेसी हो गया, ठीक है। अब नीचे आओ डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नहीं, डेट प्लेस ऑफ सिग्नेचर और ऑडिटर का सिग्नेचर, ठीक है। डेट प्लेस और सिग्नेचर, डेट प्लेस और सिग्नेचर, डीपीएस, डेट ऑफ द रिपोर्ट, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर और ऑडिटर का सिग्नेचर, सिंपल। ऊपर अपन ने पढ़ा टाइटल और एड्रेस, ये है रिपोर्टिंग में। अब सुनो ध्यान से, अब अपन ने कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर अपन ने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर, वो जो एक्सपेंस अपन ने चेक की थी ना ग्रीन फ्रेमवर्क वाले प्रोजेक्ट में, दिल्ली इंटरनेशनल में, वो एक्सपेंस अपन ने चेक की, तो ये फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल में अपन ने सर उधर कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाई किए होंगे, सेकंड लाइन लिखी हुई थी, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाई, तो आइडेंटिफाई कर लो जिसपे आपको ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। और दूसरा इसका पर्पस, दो चीज आइडेंटिफाई करनी है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पर्पस, सिंपल। टाइटल भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, ये दो चीज आइडेंटिफाई भी हो गई। अब एक बात बताओ, कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स करके ये काम करोगे? हाँ सर, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो आपकी फैक्चुअल फाइंडिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप बता दो, डिस्क्रिप्शन। तो एक क्या है, लिस्टिंग कर दो जो जो आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, और एक डिस्क्राइब कर दो फैक्चुअल फाइंडिंग्स, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, वापस इसको मैं क्लियर करता हूँ, सारे पॉइंट आते एकदम इजी है, जो अपन ने पढ़ा ना उसी को रिपीट है। टाइटल, एड्रेसी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल या नॉन इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस। फिर क्या करेंगे अपन ने, कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिपोर्ट दी फैक्चुअल फाइंडिंग में। तो स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो परफॉर्म कर देंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे, ये परफॉर्म किया, सिंपल। यही तो है, यही किया सर, ये इसकी इंक्वायरी की, इसका रिकम्पुटेशन किया, वही तो प्रोसीजर्स हो गए। और डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन किसकी दे देंगे, जो फैक्चुअल फाइंडिंग की, बात खत्म। डेट, प्लेस और ऑडिटर सिग्नेचर, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब ध्यान से देखो, ये आपके लास्ट वाले पॉइंट्स जो मैंने आपको ब्लू करके इसमें हाईलाइट किए। स्टेटमेंट दे देंगे सर, स्टेटमेंट किस चीज का देंगे ये सुनो सर, इस पे भी स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, चार स्टेटमेंट दे देंगे। चार स्टेटमेंट किस चीज पे देंगे, यहां देखना, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट देंगे, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से हुए, सिंपल। दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि ये अकॉर्डेंस विद एसआरएस है, जो एसआरएस एप्लीकेबल है, ये एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसआरएस एप्लीकेबल, बात खत्म। तीसरा भी दे देंगे कि ये सर, इसको भी ए से याद रखेंगे सर, ये ना ही आइदर ये डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू, ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, जो भी प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए हैं डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू, सिंपल। ये भी ए से याद हो गया। अब सर एक सुनो, इसमें भी ए से याद हो जाएगा, एडिशनल प्रोसीजर्स, कि जो ऑडिटर ने परफॉर्म किया है एडिशनल प्रोसीजर्स, देखो इधर जो ऑडिटर ने परफॉर्म किया है एडिशनल प्रोसीजर्स, तो अब सुनो, क्या ऑडिटर ने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं? अगर कोई भी मैटर उसके सामने आया, कौन सा सर, ऑडिट वाला कोई मैटर आया, कोई रिव्यू वाला मैटर, जो उसके ड्यूरिंग दी प्रोसेस अगर उसके सामने आया, तो कोई ऑडिट वाला कोई रिव्यू वाला, तो क्या उसने कोई ऑडिट या रिव्यू भी की है उस पॉइंट की, तो ये एडिशनल प्रोसीजर्स के बारे में स्टेटमेंट हो गया। सुनो, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, वेरी सिंपल। दूसरा था कि अकॉर्डेंस विद एसआरएस हुआ है, ठीक है। और तीसरा था ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू, ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू। और चौथा था एडिशनल प्रोसीजर, क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए ऑडिट और रिव्यू वाले, अगर कोई वैसा मैटर आया है सामने। ये 4 पॉइंट का स्टेटमेंट हो गया। अब दो चीज का और है, दोनों है रिपोर्ट का, आर से याद रख लेना, रिपोर्ट। तो एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो रिपोर्ट है किसके लिए भैया, टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड, जो पार्टीज एग्रीड हुई, दिल्ली वाली और जो सीएफएम दो थी, वो दोनों एग्रीड हुई, उसी के हिसाब से रिपोर्ट गई, ये रिपोर्ट। और ये जो स्टेटमेंट दे देंगे एक चीज और का, कि रिपोर्ट्स रिलेट ओनली टू द एलिमेंट्स, अकाउंट्स, आइटम्स और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई किया है ना, जो एक्सपेंस वाला हमने स्पेसिफाई किया था, ये रिपोर्ट उससे ही रिलेट करती है और किसी चीज से। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल पे मत मान लेना रिपोर्ट, सिंपल। देख लो, अब आपको मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट याद हो जाने चाहिए। एक सेकंड में आपको फिर से बता देता हूं। टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई करेंगे पर्पस। तो हमने कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स करके रिपोर्ट दे दी फैक्चुअल फाइंडिंग्स की। तो लिस्ट दे देंगे जो परफॉर्म किए और डिस्क्रिप्शन दे देंगे जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स की हुई है। उसके बाद में स्टेटमेंट के पॉइंट हो गए, 4 ए वाले हो गए, 2 रिपोर्ट वाले हो गए, ठीक है। और डेट, प्लेस, ऑडिटर सिग्नेचर। आई होप आपका ये पूरा का पूरा SRS 4400 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको एक मैजिक दिखाऊं, ये अपना स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, ठीक है। इस पे और रिलेटेड सर्विस चैप्टर 9 ही लिखा है, हाँ ठीक है सर। SRS 4400 अपन ने पढ़ा, हाँ सर पढ़ा। उसके बाद में SRS ये दोनों, ये हाईलाइट क्यों हो रहा है, चलो ये दोनों अपन ने पढ़ लिया।
उसके बाद में आप ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, कंसल्टेंसी वाला और जो रिलेटेड सर्विस नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला एग्जांपल था। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। ऑडिट और एग्रीड प्रोसीजर्स के डिफरेंस पढ़ लिए, ठीक है सर, पढ़ लिए। ये प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस नहीं होता, हाँ सर पढ़ लिया। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने डिफाइन कर लिया, नेचर, पर्पस, नेचर आइडेंटिफाई, पर्पस करेंगे, लिमिटेशन देके ना, आइडेंटिफाई करेंगे, पर्पस, लिमिटेशन, ठीक है। और ये प्रोसीजर देख लिया, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सब पढ़ लिया, रिपोर्टिंग वाला पॉइंट। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो आपके बुक में कुछ नहीं है SRS 4400 पे, एंड इट्स कंप्लीट नाउ। ठीक है गाइस, मिलते हैं SRS 4410 में, वो मैं अभी थोड़ी देर में वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस।